हाय बच्चा, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। सो जो हमारा लास्ट क्लास था, इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने समझा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और इसके क्या क्या ऑर्गन्स हैं, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और उसके स्पेसिफिक ऑर्गन्स क्या है, चाहे वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया था, इंटरनल जेनेटिलिया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स थे या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन थे। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, एनाटॉमी इनका, वो पूरा का पूरा हमने लास्ट क्लास में फिनिश किया है। ठीक है ना। सो आज से जो हमारा डिस्कशन चलेगा, आज से हम जो हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट पढ़े थे, आज से हम उन्हीं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है और उन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के अंदर रिप्रोडक्शन को कैसे और किस किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है और क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है। ठीक है ना। जो हमारा आज का रिप्रोडक्टिव इवेंट होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी गैमीटोजेनेसिस। तो आज हम समझेंगे बेटा गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, एंड इन पर्टिकुलर आज हम पढ़ेंगे बेटा गैमीटोजेनेसिस इन ह्यूमंस, इन ह्यूमन मेल्स, और जहाँ पे हम आज पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है ना। तो जनरलाइज करके हम पढ़ने वाले हैं गैमीटोजेनेसिस और स्पेसिफिक करके हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जो सबसे पहली चीज़ आप याद रखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, तो आप याद रखेंगे बेटा मेल गमीट बनाने की प्रोसेस को, बिकॉज हमें पता है मेल गमीट इज कॉल्ड एज स्पर्म। सो दिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बेटा, दिस फॉर्मेशन ऑफ मेल गमीट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गमीट होता है। ठीक है। सो मेल गमीट के बनाने की प्रक्रिया को, मेल गमीट के बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं बेटा। अब अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है, सो इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, वी डिवाइड द स्पर्मेटोजेनेसिस इनटू टू फेजेस। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस जब होती है मेल्स के अंदर, इसको कंप्लीट करने के लिए इसको दो फेज से गुजरना पड़ता है या इसको दो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। द फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस and the another process is called as spermiogenesis. स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है ना। स्पर्मियोजेनेसिस का और एक नाम है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस को हम स्पर्मेटिलियोसिस भी बोलते हैं और इसको मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड दूसरा है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है। तो हम सबसे पहले स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली समझेंगे, इसका मतलब क्या है, एंड स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है, फिर उनको मैं थ्रू प्रॉपर मैकेनिज्म भी समझाने की कोशिश करता हूँ। सो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है बेटा, इसके अंदर स्पर्म को बनाने के लिए 65 to 75 डेज लगते हैं। यानी एक स्पर्म को बनाने के लिए टेस्टीज के अंदर बेटा कितना दिन लगता है इसको बनाने का, 65 to 75 डेज। अब ड्यूरिंग दिस 65 to 75 डेज स्पर्म बनाने के लिए हमें दो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक को हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जो पहले होता है, एंड बाद में बेटा इसके बाद क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। अगर आप सिंपलीफाई करके याद रखना चाहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है, तो आप सिंपल में बेटा एकदम ईजी तरीके से याद रखेंगे। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंदर एक सेल होती है, जिस सेल का नाम स्पर्मेटोगोनिया है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसको बेटा। टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ये सेल पाई जाती थी जिसका नाम था स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है ना। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है ना, ये मियोसिस में एंटर करेगी बेटा। सेल साइकिल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मियोसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पे एंटर करती है, मियोसिस में। और मियोसिस के अंदर एंटर करने के बाद आपको पता है बेटा मियोसिस दो टाइप्स का होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2।
मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा बच्चा, ये मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 को कंप्लीट करेगा, मतलब दोनों फेजेस को कंप्लीट करेगा और एक सेल का फॉर्मेशन कराएगा जिसको हम स्पर्मेटिड बोलते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटिड नाम देते हैं। 4 स्पर्मेटिड्स बनती है बिकॉज मियोसिस में एक सेल से 4 सेल्स बनती है, तो ऑटोमेटिकली बेटा इधर भी एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड्स बनती है। सो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना, स्पर्मेटोगोनिया खुद कैसा होता है बेटा, इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब ये डिप्लॉयड होता है। ये नंबर क्या है इसका, ये डिप्लॉयड नंबर है इसका बेटा, ठीक है। सो ये कन्वर्ट किस में होगा, ये एक हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट होगा बेटा, जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब ये हैप्लॉयड सेल है बेटा, ठीक है। ये चारों सेल हैप्लॉयड सेल्स होती है। सो दिस कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, जो एक डिप्लॉयड सेल है, इनटू स्पर्मेटिड, जो एक हैप्लॉयड सेल है बेटा, बाय मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बेटा, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि सर क्या ये स्पर्मेटेड स्पर्म है, स्पर्मेटेड स्पर्म नहीं होता है। स्पर्म बनाएंगे हम कहाँ पे बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस पे। पूरी प्रोसेस को तो हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं ना, बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है मेल गैमीट बनाना, और ये बनाएंगे हम 2 प्रोसेस में, साइटोजेनेसिस में एंड स्पर्मियोजेनेसिस में बेटा। यहाँ पे टी है बेटा, साइटो, ठीक है, टीओ। चलिए, साइटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉयड सेल होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं बेटा एक और सेल के अंदर जो हैप्लॉयड है, दैट सेल इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिड। बट स्पर्मेटिड जो होता है बेटा ये एक सिंपल सेल है, मतलब ये एक नॉर्मल एक ऐसा सिंपल सेल है बेटा, इसमें न्यूक्लियस होगा, सेल ऑर्गेनेलीज होंगी, हैप्लॉयड न्यूक्लियस, ये एक सिंपल सेल है। फिर हम क्या करते हैं बेटा, इस सिंपल हैप्लॉयड सेल को जिसको हम स्पर्मेटिड बोलते हैं, इसको हम भेज देते हैं बेटा कहाँ पे, स्पर्मियोजेनेसिस में। और स्पर्मियोजेनेसिस ध्यान से देख लीजिए क्या करेगा, ये इस सिंपल सेल को कन्वर्ट करेगा एक सेल के अंदर बेटा, जिस सेल में आपको हेड मिलेगा, जिस सेल में आपको बीच के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको मिडल पीस बोलते हैं, और आपको क्या मिलेगी, इसके अंदर एक टेल मिलेगी बेटा, ठीक है ना, एक टेल भी मिलेगी। अब इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्पर्म, और इसको हम स्पर्मेटोजुआ भी बोलते हैं, स्पर्मेटोजुआ भी बोलते हैं। यानी हमने क्या किया, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में हमने सिंपल में एक सेल बनाया जिसका नाम स्पर्मेटिड है, बाय मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। लेकिन ये स्पर्मेटिड बेटा स्पर्म नहीं है, बिकॉज स्पर्म के पास हेड होता है, स्पर्म के पास मिडल पीस होता है, स्पर्म के पास टेल होता है, लेकिन इसमें इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है। सो ये सारी चीज़ें लाने के लिए बेटा हम इस स्पर्म को कहाँ भेज देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में भेजते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या करेगा बेटा, इस सिंपल स्पर्मेटिड को कन्वर्ट करेगा बेटा एक ऐसी सेल के अंदर जिसके पास हेड भी है, मिडल पीस भी है और टेल भी है, और इस सेल को अब हम क्या नाम देते हैं, स्पर्म और स्पर्मेटोजुआ नाम देते हैं। सो दैट मीन्स स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है, सिंपल में अगर याद रखेंगे, कन्वर्जन ऑफ, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, शाबाश, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजुआ बेटा। सो जब आप स्पर्मेटिड को, जो एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है जिसके पास टेल नहीं है बेटा, कन्वर्ट करते हैं बेटा एक मोटाइल स्ट्रक्चर के अंदर जिसके पास टेल है, दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस बेटा। समझ आया। तो ये मैंने आपको मतलब बाहर से एक रफ आइडिया दे दिया कि इस पूरी प्रोसेस में होता क्या है बेटा। बाद में तो मैं अभी डिटेल में समझाने वाला हूँ पूरा, बट थ्योरेटिकली आप याद रखेंगे अभी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करता हूँ तो स्पर्मेटोजेनेसिस का सिंपल में मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि मेल गैमीट एक स्टेप में नहीं बनता है, मेल गैमीट को हमें 2 स्टेप्स में बनाना पड़ता है। पहले स्टेप में हम बेटा डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड में कन्वर्ट करते हैं, दैट स्टेप इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। जिन हैप्लॉयड सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटिड। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बेटा, दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड तो बन गया बेटा, लेकिन स्पर्मेटिड के पास टेल नहीं है। स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल है बेटा, बिकॉज इसको फीमेल के अंदर चलना है, चलने के लिए टेल होना चाहिए, इसके पास टेल है ही नहीं। तो वो जनरेट करने के लिए हम इसको कहाँ भेज देते हैं बेटा, और एक स्टेप में भेज देते हैं जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर कुछ नहीं होता, कोई डिवीजन नहीं होता, कोई हैप्लॉयड डिप्लॉयड का पंगा नहीं है बेटा। जस्ट यहाँ पे हम इस हैप्लॉयड सेल को, जिसके पास टेल नहीं है, जिसके पास हेड नहीं है, जिसके पास मिडल पीस नहीं है बेटा, उसको वो सारी चीज़ें दे देते हैं, मतलब इसको चेंज कर देते हैं। सो दिस चेंज इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है और कैसे होता है, एंड फिर उसके बाद हम समझेंगे स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, ठीक है ना। सो ये मैंने थ्योरेटिकली थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको कि क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, शॉर्ट में बेटा, एकदम सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को, ठीक है।
तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है, हम शुरुआत करते हैं ऐसे कि मेल की टेस्टिस के अंदर बेटा एक सेल पाया जाता है, जो सेल नेचर में डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब है इसमें 46 क्रोमोसोम्स है, ऐसे 46 क्रोमोसोम। इनको मैं दो तरीके से आपको दिखाना चाहता हूँ। सो हम दोनों से, एक में मैं सीधे नंबर लिखूंगा और दूसरे में मैं क्रोमोसोम का शेप भी बना दूंगा, ताकि कोई डाउट नहीं रहेगा बेटा इसमें आपको। तो मान लेते हैं यही सेल है बेटा। सो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस। तो इसमें मैं कुछ क्रोमोसोम लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम्स है बेटा, ऐसे। ये ऐसे ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अब ये जो सेल आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस सेल इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों सेल्स को मैं क्या नाम दूंगा, दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। लाते हैं इनको, तो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। तो ये सेल्स क्या होती है बेटा, डिप्लॉयड सेल्स। इनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये स्पर्मेटोगोनिया से हम क्या बनाना चाहते हैं, स्पर्म बनाना चाहते हैं। लेकिन मेल्स के अंदर बेटा स्पर्म हमेशा नहीं बनता है। मेल्स के अंदर स्पर्म बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एज ऑफ प्यूबरिटी आना चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो इधर थोड़ा ले आता हूँ मैं। सो जैसे इस मेल के अंदर बेटा प्यूबरिटी आएगी, याद रखेंगे, जैसे मेल के अंदर क्या आएगी, प्यूबरिटी आएगी। प्यूबरिटी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको बेटा। सो जैसे ही मेल के अंदर प्यूबरिटी आया, तो प्यूबरिटी की वजह से क्या हुआ बेटा, मेल के अंदर से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हुआ, और पिट्यूटरी ग्लैंड ने बेटा रिलीज किया एक हार्मोन जिसका नाम है एलएच। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेटा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन गया लिडिक सेल के पास, ऑलरेडी ये भी पढ़ा चुका हूँ बेटा। वो गया लिडिक सेल के पास बेटा, और लिडिक सेल से उसने क्या रिलीज करवाया, टेस्टोस्टेरोन करवाया बेटा, जिसको हम एंड्रोजन भी बोलते थे। तो आफ्टर प्यूबरिटी क्या होगा, ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये किसके पास आएगा, ये इस स्पर्मेटोगोनिया सेल के पास आएगा, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन किसके पास आएगा, स्पर्मेटोगोनिया सेल के पास। और ये स्पर्मेटोगोनिया सेल को क्या कराएगा बेटा, तैयार कराएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल करती क्या है, ध्यान से इधर देखेंगे आप, नज़र पूरा इधर रखेंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल को जैसे ही बेटा टेस्टोस्टेरोन मिलना शुरू हो जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है बेटा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्टिवेट करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। और जैसे स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को, तो क्या होगा बेटा, ये जो हमारी सेल है स्पर्मेटोगोनिया, ये डिवाइड करती है और ये दो सेल्स को जन्म देती है बेटा। माइटोसिस करती है, पहले ये माइटोसिस करेंगे, याद रखेंगे। तो यहाँ पे इसका माइटोसिस हो रहा है और ये दो सेल्स को फॉर्म कर रही है। सो फॉर जब ये है सेल नंबर 1 इधर, और ये है सेल नंबर 2 इधर बेटा, ठीक है ना। सेल नंबर 1 के पास भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, और सेल नंबर 2 के पास भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। सो इधर भी 46 क्रोमोसोम्स है और इधर भी 46 क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना। नाउ ये सेल जो यहाँ पे बन रही है, जिनके पास 46 क्रोमोसोम्स है, दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया ए। नाम मैं लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया ए एंड दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया बी। माइटोसिस से स्पर्मेटोगोनिया ने डिवाइड किया आफ्टर प्यूबरिटी और दो सेल्स को जन्म दिया, एक को हम स्पर्मेटोगोनिया ए बोलते हैं, दूसरे को हम स्पर्मेटोगोनिया बी बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया बी क्या करेगा, ये माइटोसिस करता रहेगा बेटा, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ माइटोसिस करता रहेगा, और ये और सारी स्पर्मेटोगोनिया को बनाता रहेगा। बिकॉज मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन पूरी लाइफ चलेगा, सो दैट में उसके अंदर पूरी लाइफ स्पर्मेटोगोनिया बनते ही रहना चाहिए। सो स्पर्मेटोगोनिया को रिपीटेडली कौन बनाता रहता है, बी बनाता रहता है। लेकिन ये जो स्पर्मेटोगोनिया ए है बेटा, ये माइटोसिस से बाहर आती है, ये अपना साइज़ बढ़ाती है बेटा, इसकी ग्रोथ हो जाती है, माइटोसिस से बंद कर देती है। माइटोसिस बंद करने के बाद अपना साइज़ इंक्रीज करती है। अभी भी इसके पास 46 क्रोमोसोम्स है बेटा, लेकिन इसका साइज़ बढ़ गया ना। नाउ दिस सेल बेटा जिसका साइज़ बढ़ चुका है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्म। और अभी यहाँ पे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे भी टेस्टोस्टेरोन ही काम कर रहा है, यहाँ पे भी टेस्टोस्टेरोन ही काम कर रहा है बेटा, ठीक है। बन गया प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte क्या करता है, ये प्राइमरी oocyte बेटा अब शुरू करता है मियोसिस को, ठीक है।
तो ये प्राइमरी oocyte है हमारे पास। तो अभी क्या करेगा, सबसे पहले मियोसिस 1 करेगा। ये इसने किया बेटा मियोसिस 1 कंप्लीट। और आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, मियोसिस के अंदर कितनी सेल्स बनेंगी, 2 सेल्स, दोनों सेल्स हैप्लॉइड होंगी बेटा। ठीक है, मान लीजिए ये मियोसिस के अंदर एक सेल से 2 सेल्स बनी, ये सेल नंबर 1 और ये सेल नंबर 2। और दोनों सेल्स क्या है बेटा, दोनों सेल्स हैप्लॉइड है। ये है हैप्लॉइड सेल 1 एंड ये है हैप्लॉइड सेल 2। इसके पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे, इसके पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे। नाउ ये जो हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे बन रही है ना, इनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये भी क्या होगा बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सो मतलब इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो हैप्लॉइड होती है, एंड दीज 2 हैप्लॉइड सेल्स बेटा दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बेटा। ठीक है ना। अब अगर हमने ऑलरेडी हैप्लॉइड सेल बना दिया तो फिर हमको बाद में और एक मियोसिस करने की क्या ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है, तो इस कन्फ्यूजन को हम आज क्लियर कर देंगे। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया बेटा, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी बेटा क्या बना चुके हैं, हैप्लॉइड सेल बना चुके हैं, तो फिर हमको और एक मियोसिस करने की ज़रूरत क्या है। हम मियोसिस 1 में ही स्पर्म क्यों नहीं बना सकते। इसका रीज़न क्या है बेटा, इसका रीज़न आप यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ से इस सेल को मैं बाहर निकाल, जो मैंने पहले सेल बना के रखी थी ना, इस सेल को मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ। सो ये सेल बेटा ऐसे दिखने में थी, ये इसका न्यूक्लियस था और इसके पास 3 क्रोमोसोम थे बेटा। ये है क्रोमोसोम 1, ये है क्रोमोसोम 2 और ये है क्रोमोसोम 3। ठीक है, अब ये सेल जब बेटा सेल साइकिल में आएगी या मियोसिस में आएगी, सबसे पहले कहाँ जाएगी, G1 फेज़ में, फिर जाएगी S फेज़ में, फिर जाएगी G2 फेज़ में, जिसको हम इंटरफेज़ बोलते हैं। और आपको ऑलरेडी एक चीज़ तो पता ही है बेटा कि जब ये सेल S फेज़ में जाएगी, S फेज़ के अंदर ये क्या करती है, अपने जेनेटिक कंटेंट को डबल करती है, यानी अपने DNA के अमाउंट को डबल कर देती है। पहले ये क्रोमोसोम ऐसे सीधा दिख रहा था, बट अब इसमें ऐसे डबल अमाउंट ऐड हो जाएगा, ऐसे और ऐसे बेटा। क्रोमोसोम का नंबर अभी भी 3 है। देखिए यहाँ पे भी 3 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे भी अभी भी 3 ही क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमोसोम के ऊपर DNA का अमाउंट क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। सो मतलब अगर मैं ऊपर वाली सेल का जेनेटिक्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो लिखूंगा ना, ऊपर वाली सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो 3n/3c आएगा, बिकॉज क्रोमोसोम के नंबर 3 है और अमाउंट ऑफ DNA भी कितना है बेटा, 1 है। लेकिन अगर आप इस सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो लिखोगे, इसका आएगा 3n/6c बेटा, बिकॉज यहाँ पे एक DNA क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, एक्स्ट्रा हो चुका है, इसका डबलिंग हो गया बेटा, रेप्लिकेशन हो गया। ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, जब इस सेल का मियोसिस 1 हो जाता है ना, ध्यान से देख लेना प्लीज़, जब इस सेल का बेटा मियोसिस 1 हो जाएगा, तो मियोसिस 1 में हम क्या करेंगे बेटा, इन क्रोमोसोम्स को अलग अलग कर देंगे। ठीक है ना। तो मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, फॉर एग्जांपल इसमें से एक आप ऐसे भी ले सकते हैं, बिकॉज मियोसिस चल रहा है तो हमको बेटा पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम की बात करनी पड़ेगी। एक मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पे और 3 क्रोमोसोम ऐड करने वाला हूँ ग्रीन कलर से। सो ये मान लीजिए पिंक कलर के क्रोमोसोम मदर के थे और ग्रीन कलर के क्रोमोसोम किसके बेटा, फादर के हैं, बिकॉज मियोसिस में होमोलॉगस पेयरिंग की बात चलती है ना, इसलिए ये ऐड करना। तो यहाँ पे भी बेटा ऐसे सिंगल 3 होंगे। तो अगर मैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म में अभी चेंज कर दूँ तो यहाँ पे अब क्या आएगा, क्रोमोसोम्स कितने बेटा, 6, तो ये आएगा 6n/6c। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा सेकंड में बेटा, यहाँ पे आएगा अभी भी 6 है, तो ये आएगा 6n, लेकिन आएगा 12c बेटा, जेनेटिक कंटेंट डबल हो चुका है। ठीक है ना। अब जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है ना, तो कितनी सेल्स बनती है बेटा, 2 सेल्स बनेंगी ना। ये बन गया सेल नंबर 1 और ये बन गया सेल नंबर 2। अब सेल नंबर 1 के अंदर क्या होता है, अगर आप इसके अंदर देखें ना क्रोमोसोम्स, इसमें 3 क्रोमोसोम्स जाएंगे बेटा, बिकॉज हाफ होगा ना क्रोमोसोम्स का। मान लीजिए ये पिंक वाले 3 इधर आ गए, ठीक है ना, और ग्रीन वाले 3 बेटा इधर चले गए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, मियोसिस 1 ने किया क्या, मियोसिस 1 ने बेटा किया सेल के अंदर बेटा क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर दिया। इधर बेटा क्रोमोसोम 6 थे, लेकिन अभी इसमें एक सेल में बेटा क्रोमोसोम 3 मतलब क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड हो चुका है।
लेकिन क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए जो है ना वो अभी भी डिप्लॉयड ही तो है। मियोसिस 1 क्या करता है बेटा, वो एक डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड बना देता है, बट हैप्लॉयड बना देता है क्रोमोसोम के नंबर के बेसिस पे, ना कि डीएनए के अमाउंट के बेस, बिकॉज डीएनए अमाउंट अभी भी यहाँ पे डबल। अगर आप इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो लिखेंगे ना, इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो आएगा बेटा 3n/6 आएगा बेटा, अभी भी डबल है। इधर भी आएगा बेटा 3n/6c। 6c तो बेटा इधर से शुरू हो गया था डबलिंग, तो यहाँ पे भी तो अभी अमाउंट ऑफ डीएनए डबल ही है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है। ठीक है ना। सो ये याद रखना है बेटा कि मियोसिस 1 के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल रहता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ रहता है, बट क्रोमोसोम का डीएनए जो है बेटा, अमाउंट ऑफ डीएनए जो वो अभी भी क्या रहता है, डबल रहता है। सो इनको हम नाम देते हैं प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स। अब प्राइमरी सुपरमेटोसाइट क्या करेगा, जैसे ये प्राइमरी सुपरमेटोसाइट 1 है और ये प्राइमरी सुपरमेटोसाइट 2 है, ये दोनों जाएंगे बेटा मियोसिस 2 के अंदर। इसका भी मियोसिस 2 होगा और इसका भी मियोसिस 2 होगा। ठीक है ना। और जब इन दोनों का अलग अलग से मियोसिस 2 होगा बेटा, तो क्या होगा, इधर से भी बनेंगी 2 सेल्स, इधर से भी बनेंगी 2 सेल्स, और डेफिनेटली बेटा इधर से भी बनेंगी 2 सेल्स। ठीक है ना। तो ये बन गया मान लीजिए सेल नंबर 1, ये है सेल नंबर 2, ये है सेल नंबर 2, दिस इज सेल नंबर 3 और दिस इज सेल नंबर 4। ठीक है। ये 4 सेल्स बन गई, और चारों कैसी होंगी बेटा, हैप्लॉइड होंगी। 23 इसके पास भी, 23 इसके पास भी, 23 इसके पास भी, एंड 23 इसके पास। अब आप बोलेंगे सर ये तो यहाँ पे भी 23 है, फिर यहाँ पे कैसे 23 अगेन है। सेम चीज़ बेटा, बिकॉज यहाँ पे जो 23 क्रोमोसोम्स होंगे ना, उनका डीएनए ऐसे डबल होगा बेटा। जब आप इनको अलग कर दोगे तो ये ऐसे अलग जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो ये वाले 23 एक में जाएंगे, ये वाले 23 दूसरे में जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, तो टोटल कितनी सेल्स बनी, 4 सेल्स बनी। नाउ दीज 4 सेल्स बेटा, इनको हम क्या नाम देते हैं, सुपरमेटेड्स नाम देते हैं, इनको हम सुपरमेटेड्स बोलते हैं। एंड इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सुपरमेटोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं। सो याद रखेंगे सुपरमेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। सुपरमेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ ए डिप्लॉयड सुपरमेटोगोनिया इनटू 4 हैप्लॉयड सुपरमेटेड्स थ्रू मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 बेटा। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सुपरमेटोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं। और इसमें मदद कौन करता है, इसमें मदद करता है टेस्टोस्टेरोन, या जिसको एंड्रोजन बोला जाता है। क्लियर है ना। अब ये सुपरमेटेड जो हमारा बन गया, मान लो मैं इसको इधर ले आता हूँ बेटा, ये सुपरमेटेड हमारा बन गया ऐसे, ये इसका न्यूक्लियस है बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस सुपरमेटेड को मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करने के बाद बेटा इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, एक प्रॉपर स्पर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मॉडिफिकेशन क्या होगा, तो वो इधर आप प्लीज़ नज़र रखिए प्लीज़। ये मानिए बेटा फॉर ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ जेनेटिक मटेरियल, ये न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म की तरफ अगर डालेंगे नज़र, तो हमको पता है बेटा साइटोप्लाज्म में एक सेल ऑर्गेनेली होती है जिसको हम गोल्जी एपरेट्स बोलते हैं। तो मान लो ये ब्लू कलर में मैं गोल्जी एपरेट्स बना रहा हूँ बेटा, फॉर ये गोल्जी एपरेट्स है। ठीक है। इसके अलावा और एक सेल ऑर्गेनेली होती है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो मान लेते हैं फॉर ये माइटोकॉन्ड्रिया से बेटा। ठीक है, 2 में मैं ले लेता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा बेटा और एक सेल ऑर्गेनेली होती है जिसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। तो ये ले लेते हैं सेंट्रियोल बेटा। 2 सेंट्रियोल होते हैं जिसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। ठीक है ना। सो ये मान लेते बेटा, ये वैसे सारी बाकी और भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज है, बट सारी सेल ऑर्गेनेलीज बनाने की हमको जरूरत नहीं है। मैंने जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल वो बना दी यहाँ पे। सो दिस सेल इज कॉल्ड ए सुपरमेटेड बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरमेटेड बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, सुपरमेटेड हैप्लॉइड है। ठीक है ना। इसके पास सारी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल सेल के पास होती है, बट इसके पास टेल नहीं है, इसके पास हेड नहीं है, इसके पास मिडल पीस नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, इस सेल को हेड, टेल और मिडल पीस देने के लिए हम इस सेल को मॉडिफाई करते हैं। तो कैसे मॉडिफाई करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये हटा देता हूँ मैं इधर से। सबसे पहले क्या होगा, इस सेल का शेप चेंज हो। पहले एक गोल आकार की थी ना, तो ये थोड़ी बेटा ऐसी स्पिंडल शेप की हो जाएगी ऐसे। ये इसका आकार या शेप चेंज हो गया। जैसे इसका शेप चेंज होगा तो सबसे पहले क्या करता है, गोल्जी एपरेटस जो था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो था ना साइड में, ये इसको जमा कर देगा बेटा टिप पे। तो यहाँ पे सारा गोल्जी एपरेटस टिप पे आएगा ऐसे, ये पूरा गोल्जी एपरेटस टिप पे आ गया।
और गोल्जी एपरेटस के पीछे बेटा ये एग्जैक्टली गोल्जी एपरेटस के पीछे मान लीजिए कहीं इधर ये किसको जमा कर देता है बेटा, अपने न्यूक्लियस को जमा कर देता है। तो यही आ गया यहाँ पे न्यूक्लियस, ये ध्यान से देखिए ये न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया बेटा, स्पर्मेटिड ने स्पर्म बनने के लिए सेल का शेप चेंज हो गया, और सेल का शेप चेंज हुआ बेटा ऐसे कि गोल्जी एपरेटस जो साइटोप्लाज्म में बेटा फैला हुआ था उसको हमने इकट्ठा कर दिया किस पे, स्पर्म की टिप पे, ये हेड की टिप पे इकट्ठा कर दिया, और उसके पीछे किसको एक्युमुलेट कर दिया बेटा, हमारे न्यूक्लियस को एक्युमुलेट कर दिया। दूसरा काम ये क्या करता है बेटा कि जो सेंट्रियोल होते हैं, जो अभी तक 2 सेंट्रियोल एक साथ थे, ये इनको अलग कर देगा। एक सेंट्रियोल जाएगा बेटा न्यूक्लियस के साथ, एक सेंट्रियोल जाएगा ऐसे मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है ना, अब ये मेम्ब्रेन वाला जो सेंट्रियोल है ना, ये अपने आप को डिवाइड करना शुरू करता है और इसका साइज़ बढ़ने लगता है ऐसे। ये मेम्ब्रेन वाला सेंट्रियोल बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऐड करता जाएगा और इसका साइज़ बेटा ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, इस जो ये वाला सेंट्रियोल है ना, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ऊपर वाले सेंट्रियोल को हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और ये जो नीचे सेंट्रियोल आया बेटा, दिस इज कॉल्ड एज डिस्टल सेंट्रियोल। दिस इज कॉल्ड एज डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, तो डिस्टल सेंट्रियोल क्या कर रहा है, वो ग्रो करता जा रहा है और एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है बेटा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोफिलामेंट नाम देते हैं। जैसे जैसे डिस्टल सेंट्रियोल का साइज बढ़ता जाएगा तो डिस्टल सेंट्रियोल के बाहर बेटा स्पर्म की सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो भी ऐसे ग्रो करता जाएगा। ठीक है, और ग्रो करते करते बेटा ये किसको जन्म देता है, टेल को जन्म दे देता है। तो याद रखेंगे स्पर्म के अंदर टेल कौन बनाता है, स्पर्म के अंदर टेल बनाता है बेटा डिस्टल सेंट्रियोल। कैसे, बाय फॉर्मिंग ए माइक्रोफिलामेंट बेटा। क्लियर हो गया ना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। एंड इसके बाद क्या होता है बेटा, जब टेल बन जाती है, जब हेड बन जाता है, जब न्यूक्लियस एक्युमुलेट होता है, तो इसके बाद क्या हो जाता है कि स्पर्म जो है बेटा ये बीच वाले एरिया को ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर देगा। अब मान के चलिए बेटा ऐसे कुछ होगा, इसमें थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। सो ये बीच वाले को एरिया को थोड़ा एक्सटेंड करेगा, तो ये ऐसे बीच वाला एरिया कुछ ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है। सो ये जो बीच वाला एरिया यहाँ पे बन गया ना, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं बेटा ऐसे, और इस बीच वाले एरिया को हम नाम देते हैं, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसको मिडल पीस बोलते हैं। ठीक है, इस ऊपर वाले एरिया को हम नाम देते हैं हेड, और इस गोल्जी एपरेटस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसोम बेटा। ठीक है ना, सो अगर आप ध्यान से देखेंगे हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सेल को जिसका नाम स्पर्मेटिड था बेटा, उसको एक्रोसोम दे दिया, उसको न्यूक्लियस दे दिया, उसको हेड दे दिया, उसको मिडल पीस दे दिया, और उसको टेल दे दी बेटा। सो दिस कन्वर्जन ऑफ सिंपल स्पर्मेटिड इनटू दिस सेल बेटा, this conversion of non-motile spermatid into motile cell beta, this is called as spermiogenesis beta. This is called as spermiogenesis, इसको हम spermiogenesis बोलते हैं। समझ आया ना, तो spermiogenesis में क्या हो रहा है, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो रहा है हैप्लॉइड स्पर्म में, और इस प्रोसेस में चल क्या रहा है बेटा, खास कोई प्रोसेस नहीं चलता, बस हम स्पर्म के वजन को कम कर रहे हैं ताकि उसका वेट रिड्यूस हो जाए, बिकॉज स्पर्म का वेट रिड्यूस करना बेटा हमारे लिए ज़रूरी है। जितना स्पर्म का वजन कम होगा उतना वो ज़्यादा तक चलेगा बेटा। ठीक है ना, दूसरा हम क्या कर रहे हैं बेटा, स्पर्म के हेड को मॉडिफाई कर रहे हैं, स्पर्म की टेल को मॉडिफाई कर रहे हैं, स्पर्म को क्या दे रहे हैं, मिडल पीस, जिसके अंदर हम क्या दे रहे हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया दे रहे हैं। सो दिस कन्वर्जन प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस, और इसको कराने के लिए बेटा हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जो कौन रिलीज करता है बेटा, सर्टोलाई सेल रिलीज करता है। ठीक है ना, तो ये हो गया स्पर्मियोजेनेसिस बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस बेटा मैंने इधर आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल भाषा में क्या कर दिया, शो कर दिया। तो अब इसमें आई होप कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आपको समझने में नहीं होगा बेटा। ठीक है ना, सो अगर आप इधर चलेंगे भी क्या है, तो ये हमने पढ़ लिया, स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन्स ड्यूरिंग प्यूबरिटी, और पूरी लाइफ चलता रहता है, 65 to 75 डेज लगते हैं स्पर्म को बनने के लिए। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस आल्सो कॉल्ड एज
स्पर्मेटिलियोसिस भी इसको बोला जाता है, इसको मेटामॉर्फोसिस भी बोला जाता है, डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है या मैचुरेशन भी बोला जाता है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या हो रहा है बेटा, हम स्पर्मेटिड को बना रहे हैं, किससे, स्पर्मेटोगोनिया से, बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एंड स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो रहा है बेटा, हम स्पर्मेटिड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा, ताकि वो क्या बने, स्पर्म बने। ये लॉन्ग फेज होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो कैसे होता है, जैसे प्यूबरिटी आती है, जीएनआरएच निकलता है, जीएनआरएच बेटा पिट्यूटरी से एलएच को निकलवा लेता, एलएच बेटा रिलीज करता है एंड्रोजन को, और एंड्रोजन क्या करता है, जो ये हमारे पास डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया थी, इसको कन्वर्ट कराता है बेटा स्पर्मेटोगोनिया ए और स्पर्मेटोगोनिया बी में। स्पर्मेटोगोनिया बी रिपीटेडली डिवाइड करती रहती है, लेकिन ए का साइज इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे ए लिखना है बेटा। ए क्या करती है, साइज इंक्रीज करती है, इसका नाम पड़ जाता है स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस 1 होता है, तो 2 हैप्लॉइड सेल्स बनती है, लेकिन याद रख लेना ये दोनों सेल्स हैप्लॉइड है बेटा, किसके बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे, लेकिन जेनेटिक कंटेंट अभी भी इनका कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है बेटा। इनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस 2 हो जाता है, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी कन्वर्ट होती है बेटा 2 स्पर्मेटिड में, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी कन्वर्ट होती है 2 स्पर्मेटिड में, यानी टोटल बेटा एक स्पर्मेटोगोनिया से कितनी स्पर्मेटिड्स बनती है, 4 स्पर्मेटिड्स बनती है। एक स्पर्मेटोगोनिया से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है, और एक स्पर्मेटोगोनिया से बेटा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, बट एक स्पर्मेटोगोनिया से बेटा 4 क्या बनती है, स्पर्मेटिड्स बनती है बेटा, ठीक है ना। फिर इन स्पर्मेटिड्स को हम क्या करते हैं बेटा, इनको बदलने के लिए, ताकि स्पर्म जैसे दिखे, हम इनका क्या कराते हैं बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। तो करते काम क्या बेटा, सिंपल में इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स से हम एक्रोसोम बनाते हैं, न्यूक्लियस को बेटा हम हेड में अरेंज कर देते हैं, सेंट्रियोल को बेटा एक हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं, एक डिस्टल बोल देते हैं, ठीक है। हम नेक के बाद मिडल पीस का फॉर्मेशन करते हैं और टेल का फॉर्मेशन करते हैं। सो अगर आप एक सिंपल सेल को बेटा कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पर्म एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्म में क्या क्या होता है बेटा, हेड होता है, एक्रोसोम होता है, हेड होता है, छोटा सा नेक होता है, डिप्रेशन को हम नेक बोलते हैं, और नेक के अलावा बेटा मिडल पीस होता है, और फाइनली क्या होता है, टेल होता है, ठीक है ना। एक्रोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, और इस एक्रोसोम के अंदर आपको एंजाइम्स मिलते हैं जिनको स्पर्म लाइसेंस बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे बेटा स्पर्म लाइसेंस क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, बट अभी इतना याद रख लीजिए बेटा, इस एक्रोसोम के पास एंजाइम्स है जो एग के दीवार को तोड़ने में मदद करते हैं, एग की दीवार को ब्रेक करने में मदद करते हैं। सो दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज स्पर्म लाइसेंस बेटा, जैसे कैथेप्सिन है, स्पर्म जूना लाइसिन है, कोरोना रेडिएटिंग एंजाइम है, हाइल यूरोनिडेस है, ये सब के सब स्पर्म लाइसेंस कहलाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, नेक होता है, और मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बेटा, याद रखना है, मिडिल पीस इज फिल्ड विथ माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, एंड इसके अलावा क्या होती है, टेल होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस बेटा। सो इस डायग्राम से आप थोड़ा समझ सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है। तो ये स्पर्मेटिड था और ये सेंट्रियोल थे बेटा, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले सेल का शेप चेंज होने लगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेटा एक्युमुलेट होने लगा एक एंड पे, और दूसरे एंड पे सेंट्रियोल आया। सेंट्रियोल से बेटा एक, अगर आप ध्यान से देखें नज़दीक से, एक सेंट्रियोल वैसे ही रहेगा, दूसरा सेंट्रियोल आहिस्ता आहिस्ता टेल में चेंज होना शुरू हो जाएगा बेटा। एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स अगर आप देखेंगे, जो अभी तक ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, अभी क्या बनने लगा बेटा, ऐसे रेड कलर का स्ट्रक्चर बनने लगा, मतलब एक्रोसोम बनने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बेटा स्पर्म अपने साइटोप्लाज्म को कम कर देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा यहाँ पे एक्युमुलेट कर देता है, और फाइनली फिर किसका फॉर्मेशन होता है, एक प्रॉपर सेल का फॉर्मेशन होता है, एक डेवलप्ड सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक वर्ड आता है स्पर्मिएशन। अब स्पर्म बन गया ना, तो स्पर्म कहाँ बनेगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। तो स्पर्म को हम हमेशा बेटा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में नहीं रखते हैं। आफ्टर कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बेटा, हम स्पर्म को सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर निकाल लेते हैं। सो दिस मूवमेंट ऑफ स्पर्म बेटा फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इसको हम स्पर्मिएशन बोलते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। तो स्पर्मिएशन क्या है बेटा, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम्स एम्बेडेड इन द सर्टोले सेल। जब स्पर्म बनेगा बेटा, तो स्पर्म बनने के बाद स्पर्म अपने हेड को बेटा सर्टोले सेल के पास रखेगा, ताकि उसको फूड मिले, न्यूट्रिशन मिले, और फाइनली बेटा बाद में वो क्या करता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर आता है। सो स्पर्म के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर आने को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। सो ये यही चीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेटा, आपके पास स्पर्मेटोगोनिया में डिप्लॉयड, एक साइड से माइटोसिस करेगी तो और स्पर्मेटोगोनिया बनाती रहेगी, दूसरे साइड से डिफरेंशिएट करेगी तो बनेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस 1 होगा तो बनेगी वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस 2 होगा तो वो क्या बनेगी, स्पर्मेटिड, एंड स्पर्मेटिड का फिर स्पर्मियोजेनेसिस होगा तो क्या बनेंगे बेटा, स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म्स बनेंगे। चलिए अब स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस कॉन्ट्रैक्ट करता है और हेड बनाता है बेटा, स्पर्म का वजन कम हो जाता है स्पर्मियोजेनेसिस में। नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड जो था उसके पास टेल आ जाती है और वो बन जाता है मोटाइल स्पर्म बेटा, ठीक है ना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं एक्रोसोम में। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल तो वैसे ही रहेगा बेटा, बिकॉज उसको आगे जाके एग को कन्वर्ट करना है बेटा इनटू सेकेंडरी oocyte को कन्वर्ट करना है ओवम में, सो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हम एग को दे देते हैं। लेकिन डिस्टल सेंट्रियोल कन्वर्ट किस में हो जाता है, टेल में हो जाता है। मिडल पीस को हम भर देते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया से, और एक्रोसोम के पास बेटा बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जिन एंजाइम्स को हम स्पर्म लाइसेंस बोलते हैं, जैसे एसिड फास्फेटेस, कैथेप्सिन, हाइलुरोनिडेज, करोना रेडिएटिंग एंजाइम, जूना लाइसिन एंड मेनी अदर्स बेटा, ठीक है। स्पर्म के हेड के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसको हम एंटी फर्टिलाइजन बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। यानी अगर ये एग है ना और ये स्पर्म है बेटा, तो एग को कैसे पता चलेगा कि ये स्पर्म है, या स्पर्म को कैसे पता चलेगा कि ये हमारा ही एग है बेटा, तो स्पर्म की हेड पे पाया जाता प्रोटीन जिसको हम एंटी फर्टिलाइजन बोलते हैं, एग के ऊपर पाया जाता प्रोटीन जिसको हम फर्टिलाइजन बोलते हैं। सो जब फर्टिलाइजन एंड एंटी फर्टिलाइजन मैच हो जाते हैं ना आपस में, तब जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो याद रखेंगे, मेल के पास होता है एंटी फर्टिलाइजन, फीमेल के पास होता है फर्टिलाइजन बेटा। स्पीड ऑफ स्पर्म होती है 1 to 4 mm पर मिनट। स्पर्म का बेटा कोल्ड स्टोरेज मतलब लिक्विड नाइट्रोजन पे बेटा -90 डिग्री सेल्सियस पे, 96 डिग्री सेल्सियस पे 5 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन फीमेल की बॉडी के अंदर बेटा स्पर्म 1 से लेकर 3 दिन तक ही जिंदा रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होगा प्राइमरी में, प्राइमरी कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी में, सेकेंडरी बन गया स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड बन गया स्पर्मेटोजुआ। सो दिस इज ऑल्सो स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा, ठीक है। तो अभी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो ये अब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, पूरा का पूरा मैंने एक एक करके बता दिया पूरी प्रोसेस क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है ना। ये तो मैं ऑलरेडी पहले ही समझा चुका हूँ आपको, हमने ये टेबल ऑलरेडी पढ़ा था बेटा। पिट्यूटरी से निकलता है जीएनआरएच, हाइपोथैलेमस से निकलता है जीएनआरएच, जीएनआरएच जाता है पिट्यूटरी के पास, वहाँ से निकलता है बेटा एलएच एंड एफएसएच, एफएसएच जाएगा सेरोटोनिन सेल के पास और रिलीज करेगा स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को, एलएच जाएगा लिडिक सेल के पास और रिलीज करेगा एंड्रोजन को। तो ये टेबल में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये वही यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे स्पर्म के फीचर लिखे जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हेड होता है, एक्रोसोम होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है। एक्रोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं, हेड में न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रल बेटा यहाँ पे रहेगा जो फीमेल के पास जाएगा, डिस्टल सेंट्रल बना देता है बेटा टेल, एंड मिडिल पीस के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। सो विद दिस हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे बेटा इंशाल्लाह, सो दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर oogenesis, जहाँ पे हम देखेंगे कि फीमेल के एग का फॉर्मेशन कैसे होता है और कैसे oogenesis डिफरेंट है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस तो बहुत ईजी है, लेकिन oogenesis इसके कंपैरिजन में बहुत टफ है बेटा, उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा oogenesis को भी एकदम आसान तरीके से समझाने की, ठीक है ना। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, पढ़ते रहिए, एंड खुदा हाफिज़ बेटा। मैं इनको इंशाल्लाह आपको बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, ठीक है। टेक केयर।